नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा करेंगे? आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती मनाई जा रही है। अब इस संदर्भ में आपके किस टाइप से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, ये पुराने पेपरों के आधार पर एक आंकलन के तहत इस सीरीज को मैं तैयार कर रहा हूं। तो साथ में बने रहिए, हम चर्चा करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती पर। आप साथ साथ लिखते जाइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती 14 अप्रैल 2019 128वीं जयंती मनाई गई। कोई हैरत की बात नहीं है। आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 2019 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई। देखिए, यदि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इस संबंध में इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और भारतीय संविधान के जनक के साथ साथ जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया में एक समिति गठित की गई थी, प्रारूप समिति, जिसको हम ड्राफ्ट कमेटी के नाम से भी जानते हैं, उसके ये अध्यक्ष रहे थे। और ये काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो यदि हम इनके बारे में एक लाइन में बात कहें तो इन्हें हम कह सकते हैं भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका जो निकनेम है आधुनिक मनु, आधुनिक मनु के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था, ऑब्वियसली बात है, जयंती जब 14 अप्रैल को है तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, 91 में इनका जन्म हुआ था। और ये जो स्थान है ये था महू, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। अब यदि हम इनके संविधान निर्माण को देखें, क्योंकि यदि हमें इनको पढ़ना है, देखो मेरा उद्देश्य है इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करना है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। यदि हम देखें, जैसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है इन्हें, तो इस संदर्भ में मैंने ऐसे देखा है, एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। देखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। और उस संविधान सभा में चुनाव हुए थे, 396 सदस्यों के चुनाव, 389 सदस्यों के चुनाव हुए थे। 389 सदस्यों के जो चुनाव हुए थे उनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक थे। अब देखिए, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बनता कि ये जो 389 सदस्य जो चुने गए थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे जिनका चुनाव हुआ था 389, उन सब का निर्वाचन क्षेत्र बताइए। लेकिन मैंने आपके एग्जाम में देखा है कि इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछा जाता है। और निर्वाचन क्षेत्र इनका पूछने का कारण यह है क्योंकि इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, ये ध्यान से रखना। इसका कारण यह है कि इसमें कंफ्यूजिंग रहती है। जैसे यदि हम इनके निर्वाचन या चुनाव क्षेत्र की बात करें, मतलब इन्होंने चुनाव कहां से लड़ा था, इनकी यदि हम बात करें तो देखिए, संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तब पाकिस्तान नहीं बना था। इस कारण से इनका जो पहली बार जो चुनाव हुआ था वो हुआ था पूर्वी बंगाल में। सबसे पहले चुनाव इनका यहां से हुआ था। अब जब 3 जून 1947 को पाकिस्तान बनने की घोषणा हुई तो पाकिस्तान के लिए एक नई संविधान सभा का गठन किया गया। अब देखिए, जब पाकिस्तान के लिए नई संविधान सभा का गठन किया गया तो ऑब्वियसली बात है, सदस्य जो भारत की संविधान सभा थे वहां से जाएंगे ये। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में रहना ही पसंद किया, भारतीय संविधान सभा से जुड़ा रहना पसंद किया। इस कारण से फिर इनका जो
जो चुनाव हुआ दोबारा ये बंबई से हुआ। तो अब ये ध्यान रखें जी, आप ये कह सकते हो कि पूर्वी बंगाल जो था इनका निर्वाचन क्षेत्र, ये पाकिस्तान की घोषणा से पहले था, और ये जो था ये था पाकिस्तान की घोषणा के बाद था। ये आप इस तरीके से इसको क्लियर कर सकते हो। अब यदि हम आगे की बात करें तो ये बने थे भारत के प्रथम विधि व न्याय मंत्री, इन्हें नियुक्त किया गया था। भारत के प्रथम विधि व न्याय मंत्री बने। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अब यदि हम इनकी बात करें, इनके विशेष तथ्यों के बारे में बात करें, भाई इनको बीच बीच में किस तरीके से किया गया, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में एक समिति थी, प्रारूप समिति, उनके ये अध्यक्ष थे। हुआ क्या था, डॉक्टर BN राव को, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं आपको, आप अपने हिसाब से इसको लिख लेना। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, जो कि विभिन्न विवादों के चलते 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। उसमें ये प्रावधान किया गया था कि डॉक्टर BN राव को संविधान का प्रारूप निर्माण करने के लिए संवैधानिक सलाहकार के पद पर, संवैधानिक सलाहकार मतलब लीगल एडवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया था। इन्होंने जब अपना प्रारूप तैयार कर लिया तो उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, मतलब संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, जिसका निर्माण डॉक्टर BN राव ने किया था, प्रारूप समिति का गठन किया गया अगस्त 1947 में, जिसने 30 फरवरी 1948 में अपनी रिपोर्ट दी थी। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप विशेष लिख दीजिए, डॉक्टर हेडिंग डालिए विशेष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ध्यान रखें, प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी बोलते हैं। ये कई बार शब्द इस्तेमाल होता है, मसौदा समिति, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी। यदि हम इसकी प्रारूप समिति की बात करें, ड्राफ्ट कमेटी की बात करें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब मेरा ये उद्देश्य है कि ये जो प्रारूप समिति है क्यों गठित की गई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको लेक्चर के तहत बताया है। आप डायरेक्ट लिख दीजिए, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना। और इसमें सदस्यों के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। इसके सदस्य 6 थे। किताबों में ऐसे लिखा आता है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। तो अध्यक्ष तो कौन हो गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्लियर हो रहा है, सारी लिखने की जरूरत नहीं है। तो 6 सदस्य कौन थे? ये थे N गोपाल स्वामी अयंगर, N माधवराव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी। आप KM मुंशी ही याद रखें, वैसे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसकी, ये थे डॉक्टर DP खेतान। लेकिन डॉक्टर DP खेतान के संदर्भ में ये बात रही कि संविधान जब ये प्रारूप समिति चल रही थी तभी इनका निधन हो गया था, तो TT कृष्णाचार्य को सदस्य बनाया गया था। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए,
इनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर डीपी खेतान के ब्रैकेट में लिखें, ब्रैकेट में लिखो, इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामचारी को सदस्य बनाया गया था। इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामचारी को सदस्य बनाया गया था। आइए अब देखिए इस पे जो क्वेश्चन बनता है और बना हुआ है, इस पे ये क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं रहा। निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं रहा, और मैक्सिमम कई बार आया हुआ है, और मैंने जितनी बार देखा है एक ऑप्शन देते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू इनमें शामिल नहीं था। ये कैच करें इस चीज़ को, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती है बेटा। इसमें क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है कई बार। आप सिंपल वे से याद रखो तो अब इस तरीके से कर सकते हो कि जितने भी गंदे गंदे नाम हैं सारे प्रारूप समिति में थे, याद रखने के तरीके से आप कर सकते हो, एक्सेट्रा जैसा आप उचित समझो। तो ये ध्यान रखें। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यदि मैं दूसरी विशेष बात करूं जो कि एग्जाम के रूप में महत्वपूर्ण है, लिखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ का गठन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ का गठन किया। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ का जो गठन किया था, ये अभी CDS 2019 में आया है, जो फरवरी में एग्जाम थे। CDS 2019 में आया ये अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ का गठन किया। अब यदि हम नेक्स्ट आगे बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें, तो यदि तीसरी बात इनकी देखें तो इनके सम्मान के तौर पर इन्हें 1990 में भारत रत्न मिला था। ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, जैसे मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला। जो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जो चर्चा में रहते हैं, उन पर क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो इसमें लिखिए इन्हें 1990 में भारत रत्न मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। 1990 में इन्हें भारत रत्न मिला था। अब देखिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया में इनका काफ़ी योगदान रहा। उसके बाद में जब हम देखते हैं नेशनल मूवमेंट चलता रहा, नेशनल मूवमेंट में भी इनका काफ़ी योगदान रहा। एक समझौता हुआ था, पूना समझौता, ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो समझौता हुआ था, चौथा लिख दीजिए पूना समझौता। मैं थोड़ा सा बता दूंगा। पूना समझौता ये हुआ था 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ये ध्यान रखें, 26 सितंबर 1932 में। और ये हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। दो मिनट सुन लीजिए। हुआ क्या था, जब नेशनल मूवमेंट में ब्रिटिश सरकार थी, उसने साइमन कमीशन का गठन किया था 1927 में, जो कि 1928 में भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारतीयों को कितनी आज़ादी दी जाए। आप ये कह सकते हो कि भारतीयों की आज़ादी का निर्धारण करते हुए भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करना इसका उद्देश्य था। इसने रिपोर्ट दी अपने 1930 में। जब इसने अपनी रिपोर्ट दी तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें वो असफल रहा था सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व अन्य धर्म के लोगों ने भी अलग से निर्वाचन की मांग की थी। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति, सेपरेट इलेक्शन प्रोसेस की मांग की थी। तो इस कारण से ब्रिटिश सरकार भी ये समझ गई कि आपस में लड़ रहे हैं ये, इस कारण से यह सम्मेलन भी असफल रहा था। जब इस प्रक्रिया में हम आगे चलने लगे तो गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे तो उन्होंने
ब्रिटिश वाइसराय से मिलने का समय भी मांगा, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इस कारण से गांधी जी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था 4 जनवरी 1932 को। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। अब यरवदा जेल जब भेज दिया गया, लेकिन आंदोलन फिर भी चलता रहा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये फिर भी चलता रहा। इसको रोकने के लिए उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने क्या किया था, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। अब इस सांप्रदायिक पंचाट की जो घोषणा की थी, ये की थी 16 अगस्त 1932 को। इस सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा में यह था कि दलितों की पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए, जब दलितों की पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, क्योंकि मुसलमानों की पहले से पृथक निर्वाचन पद्धति स्वीकार थी, दलितों की अब और कर ली, तो उन्हें देश को अलग अलग बांटने वाला ये सिस्टम लगा। तो फिर उन्होंने अनिश्चित काल के उपवास की घोषणा की। जेल में ही थे उस टाइम, और अनिश्चित काल के उपवास की घोषणा कर दी। लेकिन सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके प्रयासों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट बोलते हैं इसको, पूना समझौता हुआ, जिसके तहत दलितों की पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया। तो आप इतना ध्यान रखें कि इस समझौते में क्या बात हुआ था। लिख लीजिए, इसके तहत दलितों की पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार कर दिया गया। ये पूना समझौता था इनके संबंध में। तो ये कुछ विशेष बातें थी इनके बारे में जो हमने जानने का प्रयास किया। अब यदि हम इनकी और बातें करें, इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। स्थान था नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन ये ध्यान रखें, इनका जो समाधि स्थल है उनको कहते हैं चैत्य भूमि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराने पेपर देखते हैं, आ भी चुका है। चैत्य भूमि बोलते हैं। जैसे महात्मा गांधी का समाधि स्थल को राजघाट बोलते हैं, उसी तरीके से चैत्य भूमि है। लेकिन ये ध्यान रखें, ये मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र में है ये। तो ये दोस्तों, हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें की। इनको जानने का हमने प्रयास किया। मैंने इसको इस जयंती पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर मैंने चर्चा की है। और भी कई बातें हैं, जैसे एक भीम ऐप चलती है जो कि पैसों के लेन देन से संबंधित है। तो वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर 2016 में लॉन्च की गई थी भारत सरकार के द्वारा। उस पर भी थोड़ी आप निगरानी रखें। वक्त आएगा तो वीडियो के माध्यम से उसको बता दिया जाएगा। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके सामने हैं। इस तरीके से इस पे क्वेश्चन अब तक जो बने हुए हैं उनको हमने समेटने का प्रयास किया है। वैल्यू एडेड के तौर पर यदि कोई सजेशन हो, तो आपने यदि कुछ नई चीज़ जानी हो, कोई नई चीज़ देखी हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि उसको हम और नए सिरे से बढ़िया तरीके से आपके लिए और उपलब्ध करवा सकें। तो इस तरीके से इस सीरीज़ की मैंने ये प्रस्तुति दी है, मेरा ये प्रेजेंटेशन है। ये प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से लगा, कैसा लगा, इसका कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इससे स्टूडेंट्स हम मोटिवेट होते हैं और हमें अच्छा लगता है। और क्या पता आपका कोई किया गया कमेंट्स हमारी इस सीरीज़ को और ज़्यादा गोल्डन बना दे। क्योंकि देखिए, आप जो बताओगे, कमी आप लोग बता सकते हो, अच्छाई आप लोग बता सकते हो, या आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हो। हमारा तो खैर प्रयास है ही 100% अच्छा देने का।
तो आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जितना ज़्यादा इसको अन्य ग्रुप्स में भेज सकते हो उतने ज़्यादा इस ग्रुप में भेजिए, ताकि अन्य लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।